व्यष्टि से समष्टि तक की मंगलकारी अभिलाषाओं के साथ एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं और आइए अपने जीवन की प्रगति को स्वास्थ्य की गति देते हैं। बात करेंगे न्यूरो संबंधी बीमारियों के बारे में और इससे पहले की चर्चा करें, हम दूरदर्शन वाराणसी की ओर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा सादर प्रणाम। और आज हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट मौजूद हैं शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर अवनीश राय। तो चलिए आपसे करवाते हैं उनकी मुलाकात। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और न्यूरो की जब बात आती है तो थोड़ी सी गंभीर सी बातें हो जाती हैं, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो प्रमुखतः आपके पास पेशेंट्स लेकर के आते हैं? मैडम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, क्योंकि एक तो जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा है, एजिंग हो रही है, तो ब्रेन संबंधी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग के पास एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बुज़ुर्ग व्यक्ति तक के लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं। छोटे बच्चों में मिर्गी की प्रॉब्लम, फेब्राइल सीजर्स, इस टाइप की भी प्रॉब्लम होती है। उस हिसाब से फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अलग अलग बीमारी आती है। जैसे आप अगर मिर्गी की बात लें तो मिर्गी छोटे से लेकर के बड़े उम्र के बीच में भी होती है जी। बड़े उम्र वाले ज़्यादा पेशेंट, जनरली 40 से ऊपर वाले पेशेंट हैं, जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, इनके में स्ट्रोक बहुत कॉमन है जी। तो अगर आप एक स्पेक्ट्रम मिर्गी से जाते हैं तो एजेड लोगों में स्ट्रोक तक होता है। इसके अलावा कई सारे डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें दिमाग की नसें जो हैं सूखने लगती हैं। इसके अलावा कई बार ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जैसे ब्रेन में किसी एरिया में कुछ ट्यूमर हो गया या कई बार ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लीडिंग हो गई। तो हम लोग के पास हर उम्र के पेशेंट और अलग अलग समस्याओं को लेके लोग आते हैं जी। बिल्कुल, यानी कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो जन्म के साथ या हमारी उसमें कोई गलती ना हो तो भी हो जाती हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम बचा सकते हैं। तो पहले उसी पे चर्चा करेंगे। स्ट्रोक की आपने बात की डॉक्टर साहब, जो है जी। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि स्ट्रोक के पीछे हाइपरटेंशन और मधुमेह जैसी जो कुछ जीवन शैली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी एक मुख्य कारण होती हैं। तो इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे कारण है और इसके लक्षण क्या होते हैं शुरुआती? जी। मैडम, ये स्ट्रोक तो एक तरीके से डिसेबिलिटी यानी विकलांगता या पैरालिसिस जिसको हम लोग कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा बर्डन है सोसाइटी पे। एक तो जिस व्यक्ति को स्ट्रोक हो जाता है उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक जो है ख़राब हो जाती है और वो दूसरे के ऊपर हो जाती है डिपेंडेंट। उसके अलावा जो उसके घर वाले हैं उनकी भी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। कोई भी पैरालाइज पेशेंट हो उसकी केयर करना अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है। अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो स्ट्रोक जनरली, जैसा आपने कहा कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इसका मेजर फैक्टर है। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं कि आपके फैमिली में अगर जेनेटिक स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो आपको भी चांसेस है कि स्ट्रोक की हो सकती है। तो अगर आप अपना शुगर, ब्लड प्रेशर और ये सब चीज़ों को आप अगर मेंटेन करते हैं तो इसकी चांसेस काफ़ी हद तक घट जाती है। इसके अलावा स्ट्रोक में दो होते हैं मेन टाइप के। एक होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक को जिसे हमें आम भाषा में कहते हैं ब्रेन हेमरेज। उसमें क्या होता है कि जनरली ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लीडिंग हो जाती है, खून का थक्का जमा हो जाता है। और दूसरी होती है वैरायटी इश्केमिक स्ट्रोक। इश्केमिक स्ट्रोक में ये होता है कि ब्रेन के किसी हिस्से में खून जाना बंद हो जाता है। तो ये दोनों ऐसे है बीमारी जिसमें कि कोई एक साइड अंग आपका ख़राब हो जाए, पैरालाइज हो जाए, या आवाज़ जो है पेशेंट की जो है ख़राब हो जाती है, नज़र भी वीक हो जाती है, और अगर ज़्यादा बड़ा अगर ब्रेन स्ट्रोक हो तो जान का भी खतरा रहता है जी। इसे आप अगर तुरंत डायग्नोज कर ले रहे हैं प्रॉपरली और तुरंत एक किसी विशेषज्ञ के पास आप जाते हैं, वैसी स्थिति में आपके इलाज और आपके बेहतर होने की चांसेस बेहतर हो जाती है जी। तो लोगों को स्ट्रोक अवेयरनेस आजकल काफ़ी हम लोग भी देते हैं इम्पोर्टेंस कि आप शुरुआती जो है लक्षणों को तुरंत आइडेंटिफाई कराइए, और अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप तुरंत अस्पताल पहुंच जाइए। वहाँ पे कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जिससे देने से जो पैरालिसिस का एपिसोड है वो आपका ठीक हो सकता है। ये हम लोग काफ़ी पेशेंट्स को बताते हैं और हम लोग का भी जोर रहता है कि लोगों में इस चीज़ की जानकारी पहुँचे जी। बिल्कुल, और इसी प्रयास के तहत ये जानना चाहेंगे कि शुरुआती लक्षण जो होते हैं मोटे मोटे जो कोई भी समझ सकता है वो कौन से हैं और कितना समय होता है जब डॉक्टर के पास हमें पहुंच जाना चाहिए? देखिए, इसमें एक जैसे आपको बताया कि एक इश्केमिक स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन में ब्लड नहीं जाता, और एक होता है ब्रेन हेमरेज।
इश्यमिक स्ट्रोक होता है जिस एरिया में ब्लड नहीं जाता है, उसमें एक आजकल हम लोग काफ़ी वर्ड को यूज़ करते हैं, एक्ट फास्ट। इसका मतलब है कि आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। और अगर इश्यमिक स्ट्रोक में आप 4.5 घंटे के अंदर में अस्पताल आ जाते हैं तो एक इंजेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या ही फॉर्म का, हम लोग उसको आईवी देते हैं, जिससे कि ब्रेन में जहाँ पे भी खून जाना बंद हुआ है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ जो सिम्टम्स आपने बोले कि क्या शुरुआती होते हैं लक्षण, तो शुरुआती लक्षण में चेहरे का एक साइड से वीक हो जाना, पैरालाइज हो जाना, आवाज़ में बदलाव, चलने में, बैलेंस में पेशेंट को फील होता है कि मेरा बैलेंस ख़राब हो रहा है, चक्कर आना, अचानक से बहुत ज़ोर का चक्कर आना, और हाथ पैर की ताकत में कमी। ये अगर सिम्टम्स मौजूद हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। इसे आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार आप अगर वो शुरुआती 4.5 घंटे में आप अगर आ जाते हैं और आपकी जांच हो जाती है और आपको इश्यमिक स्ट्रोक है तो आपको थ्रोम्बोलाइज करने से इमीडिएट फ़ायदा हो जाता है। नहीं तो अगर ये लेट होता है तो फिर आप जो नुकसान है उसको आप नहीं बचा पाते। जी बिल्कुल, तो समय को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये अगर किसी को एक बार पैरालिसिस हो गया स्ट्रोक आने के बाद तो पूरी तरह से वो क्योर हो पाता है, और अगर हाँ तो कैसे? अगर माइनर स्ट्रोक है जी, जैसे छोटा स्ट्रोक है, जैसे हमें और एक एंटिटी होती है TIA, ट्रांजिएंट इश्यमिक अटैक, माइनर स्ट्रोक या TIA के बाद रिकवरी बहुत अच्छी होती है और लगभग सारा कुछ मेजर चीज़ करने लगता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स हो जिनको माइनर स्ट्रोक भी हुआ है, उनके में ये होती है चांसेस कि उन्हें दोबारा भी स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रोक हो गया है तो अब इसके बाद आपको ये चीज़ नहीं हो सकता है दोबारा, आपको ये दोबारा स्ट्रोक हो सकता है। तो कुछ हम लोग स्पेशल दवाएं देते हैं, ब्लड थिनर्स वगैरह देते हैं, वो पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग लेना होता है कि उनको ये स्ट्रोक दोबारा ना हो जाए। और जहां आपने पूछा कि क्या रिकवरी हो जाती है, माइनर स्ट्रोक और TIA में व्यक्ति जैसा पहले जैसा होता है वैसा ही हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर मेजर स्ट्रोक हो गया है, डिसेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, तो लाइफ उसकी आगे के लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है, थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। जी जी। और इसी तरीके से जब न्यूरो संबंधी बीमारियों की बात करते हैं तो मिर्गी, ये भी बहुत कॉमन देखा जाता है, और इसको लेकर के भी तमाम भ्रांतियां हैं। कुछ लोग तो बाकायदा इसे भूत प्रेत और ऊपरी भी समझते हैं, तो इसको लेकर के आपसे चर्चा करना चाहेंगे, क्या है ये? जैसे कि आपने अभी जो पूछा टॉपिक मिर्गी का, तो मिर्गी हमारे इंडियन जो है सिनेरियो में, स्पेशली गांव में या ऐसी न सोसाइटी में जहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पे इसे ऊपरी या भूत प्रेत का ही है। तो हम लोग के पास भी आने के पहले पेशेंट्स कई बार अक्सर कई सालों तक ये तंत्र मंत्र और पूजा पाठ, ओझा के यहाँ जाना या झाड़ फूक कराना, ये सब चीज़ें उनकी जो है कराते रहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है मिर्गी, जिसमें ब्रेन के किसी हिस्से में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगते हैं। हमारा ब्रेन एक सर्किट की तरह है, उस सर्किट में किसी जगह पे अगर शॉर्ट सर्किट होने लगे तो वो मिर्गी का रूप ले लेता है, जिसमें कि दौरे आने लगते हैं। अगर मिर्गी के पेशेंट्स के साथ खतरा ये रहता है कि मिर्गी अगर किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाते हुए आ गया या पानी में तैरते हुए आ गई, या किसी कोई ऐसी जगह पे है, पहाड़ पे ऊंचाई पे है, कोई अगर लेबर है, ऊंची जगह पे काम कर रहा है, तो दौरा आने पे वो गिर सकता है, जिससे कि एपिलेप्सी का तो रिस्क है ही, लेकिन इसके अलावा ऐसा कुछ एपिसोड होता है तो वो अपनी जान के अलावा, कोई अगर बस का ड्राइवर है तो वो दूसरे की भी जान को भी रिस्क में डाल सकता है। एपिलेप्सी एकदम मेडिकली ट्रीटेबल कंडीशन है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, शुगर है, ये जो चीज़ें हैं उसी की तरह है। पर आपको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना है, न्यूरो के डॉक्टर से मिलना है, अपनी जांच करानी है कि मिर्गी के कारण क्या हैं। मिर्गी के बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें कि आप इनको दवाइयाँ दीजिए और वो पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है। अच्छा, तो उसका कारण की जानकारी और उसका प्रॉपर इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, तो दवाओं से ये ट्रीटेबल है। समाज में इन भ्रांतियों से हमें उबरने की ज़रूरत है कि कोई भूत प्रेत है, और अक्सर शादी विवाह को लेकर के लोग बहुत डाउटफुल कंडीशन में आ जाते हैं, तो इस भ्रांति से उबरने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ जब बचपन में किसी को चोट लगी रहती है तो लोग बड़े होने के बाद भी अगर सिर में दर्द हुआ या कोई दिक्कत आई तो लोग सोचते हैं उसी चोट की वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा है। तो ये बात कितनी सत्य है, कितनी मिथ्या है? ये जो आपने पूछा है सवाल, ये हम लोग को भी OPD में लोग काफ़ी प्रश्न पूछते हैं। सर में उनको दर्द होता है तो उनको हिस्ट्री में पूछते हैं कि हमें बचपन में चोट लगी थी। नॉर्मली
10 साल 5 साल पुरानी चोट से कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं होती है। कुछ एंटिटी जैसे कि सब ड्यूरल हेमेटोमास होते हैं, उसमें क्या होता है कि ब्रेन में क्लॉट जमा होता है, एजेड लोगों में होता है। इनके में कई बार क्या होता है कि पुरानी चोट या 1 महीने पहले की चोट के बाद अगर पेशेंट को कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जिसमें उसको लगता है कि वीकनेस हो रही है, तो उस केस में हम लोग जो है सिटी स्कैन वगैरह कराते हैं, जो कुछ पुरानी चोट से ब्लीडिंग हो सकती है, क्रॉनिक सब ड्यूरल हेमेटोमा। अदरवाइज ज़्यादा पुरानी चोट, 5 साल 6 साल पुरानी चोट या ऐसी चोट से कोई भविष्य में मेजर खतरा नहीं होता है। तो ये लेकिन लोगों के समाज में है कि हमें बचपन में चोट लगी है उसके कारण से हो गया, नॉर्मली इसके साथ कोई उसका संबंध नहीं है जी। और अगर चोट लगे किसी को किसी भी अवस्था में, किसी भी एज ग्रुप का वो हो, एक्सीडेंट्स में लोगों को लग जाती चोट, तो उस चोट को लेकर के हमें कब बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत होती है, किन लक्षणों को देख के? बहुत अच्छा सवाल पूछिए आप, बहुत बढ़िया सवाल है एक्चुअली। क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ये भी न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि लोग बाइक बहुत तेज़ चलाते हैं, गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं। इसके अलावा बहुत बार हेलमेट की एडवाइस दी जाती है, बोला जाता है कि आप अल्कोहल पी के ड्राइव ना करो, लेकिन यंग एज के बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं जो जोश में इन एडवाइसेस को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, हेड इंजरी हो जाती है। कई बार घर में बच्चे भी बिस्तर से गिरते हैं, तो इनके लिए भी लोग एडवाइस लेने आते हैं। 3 लक्षण या 4 लक्षण अगर हो तो आप इसे गंभीर चोट की स्टेज में डाल सकते हैं। अगर चोट लगने के बाद व्यक्ति बेहोश हुआ हो या अनकॉन्शियस हुआ हो, नाक कान से खून आया हो, उल्टी हुई हो पेशेंट को, ये अगर मौजूद है तो व्यक्ति को सिटी स्कैन तुरंत कराना चाहिए, क्योंकि ये खून का थक्का या क्लॉट होने का साइन है जी। इसके अलावा अगर कोई माइनर चोट लगी है और बेहोशी, नाक कान से खून आना, मिर्गी का दौरा या वॉमिटिंग नहीं है, तो आप इसे माइनर चोट मान करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ऐसे सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं तो तुरंत आपको न्यूरो के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक सर का सिटी स्कैन करवाना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जो मधुमेह के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ एक समस्या होती है न्यूरोपैथी की, यानी पैरों में झंझनाहट, बहुत ज़्यादा दर्द, तो इसको लेकर के भी हम चाहेंगे कि कुछ जानकारी और क्या ट्रीटमेंट है इसका? बहुत अच्छा सवाल आपने नेक्स्ट पूछा है। ये भी ये इंडिया बेसिकली कहा जाए तो हम लोग के यहाँ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हमारे यहाँ हैं। हाइपरटेंशन के भी बहुत पेशेंट्स हैं, और डायबिटीज़ में लोग अक्सर कंट्रोल्ड उनका नहीं रहता है डायबिटीज़। अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप 5 से 10 साल में पेशेंट्स में हम लोग सिम्टम्स देते हैं कि उनकी नसें सूखने लगती हैं और उनको न्यूरोपैथी के लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि उनको पैरों में झंझनाहट उनको ऐसा फील होता है कि रुई के ऊपर चल रहे हैं, और ये इससे इनकी किसी को जलन, काफ़ी अजीब सी चीज़ें होने लगती है, नींद में कमी। और ये तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो प्राइमरी चीज़ है कि आपका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग एक HbA1c करके जांच होती है जिसमें हम लोग 90 दिन की शुगर का असेसमेंट करते हैं। वो हम लोग बताते हैं पेशेंट्स को कि आपको किसी भी कीमत पर HbA1c बेटर होगा कि 6.5 के नीचे या 7 के नीचे आप उसको रखिए। ये एक प्रूफ करता है कि आपका शुगर अच्छा चल रहा है। अगर आपका शुगर कंट्रोल्ड है तो आपको न्यूरोपैथी की चांसेस कम हो जाती है, ख़त्म तो नहीं होती है, चांसेस कम हो जाती है। लेकिन अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है और आप डायबिटीज़ के बावजूद भी आप अपने खान पान या दवाओं के लिए आप अपने सीरियस नहीं हैं, तो ये न्यूरोपैथी वाली सिम्टम्स उनको ज़्यादा होता है। और किसी पेशेंट्स में इतनी ज़्यादा जलन होती है कि उनको फील होता है कि मैं रात को सो नहीं पाता, चलने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉपर शुगर कंट्रोल, दवाओं के साथ, एक्सरसाइज के साथ और अच्छा रूटीन, ये तीनों चीज़ उनको अपनाना पड़ता है। जी बिल्कुल। और एक बहुत कॉमन समस्या ये भी है, चलते चलते हम बहुत संक्षेप में उसकी जानकारी चाहेंगे, माइग्रेन। माइग्रेन के जो सिम्टम्स हैं वो क्या है और कैसे हमें किस तरीके से अपने माइग्रेन को कंट्रोल रखना चाहिए? जैसे अभी चढ़ रही है गर्मी, समर्स, तो हमारे यहाँ ये मई जून का स्पेशली मौसम बहुत गर्म होता है और बहुत इंटेंस गर्मी होती है। इस समय हमें माइग्रेन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। माइग्रेन बेसिकली एक तरीके का हेडेक होता है जिसमें कॉमनली आधे सर में दर्द होता है और दर्द के साथ वॉमिटिंग जैसे फीचर्स होते हैं, और कई बार ये
किसी किसी को इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें रोज़ ही डेली माइग्रेन होने लगता है। तो माइग्रेन में हम लोग जनरली पेशेंट्स को ये पूछते हैं कि आपको किस कारण से ये सर में दर्द होता है। बहुत बार लोगों को धूप से होता है, बहुत बार व्रत में रहने से, खाली पेट रहने से, ट्रैवलिंग से। इसको हम लोग कहते हैं ट्रिगर फैक्टर, कि किस कारण से आपको सर में दर्द हो रहा है। तो पहले तो हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप जो कारण आपने अगर जान लिया कि इस कारण से मुझे दर्द हो रहा है, आप उस कारण से दूर रहिए। अगर वो ट्रिगर आप अवॉइड कर लेते हैं और आपको लगता है कि मुझे महीने में एक बार या कभी 3 महीने 4 महीने में एक बार होता है तो बहुत बढ़िया। लेकिन आप अगर ट्रिगर को अवॉइड कर रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं और डेली आपको दर्द हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग दवाएं देते हैं। और माइग्रेन की दवाएं भी हम लोग किस एज का पेशेंट है, पेशेंट ओबीस है, मोटा है, पतला है, उसकी क्या लाइफ स्टाइल है, उस हिसाब से हम लोग दवाएं चलाते हैं। और बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छी दवाएं हैं। और पेशेंट्स को मतलब देखते हैं कि उसको लेने के बाद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन पहला प्राइमरी चीज़ है कि जो माइग्रेन के ट्रिगर हैं, आपको उन्हें बचाना है। वो आप अगर बचा लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप माइग्रेन को भी रख सकते हैं कंट्रोल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आपने बहुत ही कम समय में और ज़्यादातर जो कॉमनली प्रॉब्लम्स न्यूरो संबंधी हैं उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की। और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश जो आप तक जानकारियों को पहुँचाने की है, इससे आपको ज़रूर लाभ पहुँच रहा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।